प्रशांत किशोर ने जो बातें कही थी वो नीतीश कुमार को शायद आंकने में उनकी भूल हो गई। नरेंद्र मोदी 2014 से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उदाहरण दिए जाते थे। गुजरात में उन्होंने कैसे सुनामी आया, उसके बाद से उन्होंने कैसे उस तूफान से फिर से रिकवर किया, गुजरात को नया जीवन दिया। इसके लिए कहीं ना कहीं बचाया कि प्रशांत किशोर एक रणनीतिकार हैं जिनको मौका मिला। अब जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन जो पढ़ करके आप जाते हैं, अब वही आ जाए अगर परीक्षा में तो आप तो बिना कोई हरे फिटकरी के फर्स्ट डिवीजन हो जाइएगा, डिस्टिंक्शन हो जाइएगा। कि वो लोगों को डराती है, धमकाती है, तो क्या कांग्रेस नहीं किया करती थी? क्या वो भी तो ऐसे तोता कब कहा गया था? जब कांग्रेस शासन में थी, तब जो जांच एजेंसियां हैं, स्वायत्त एजेंसियां हैं, उनको तोता कहा गया था कि तोते की तरह पिंजरे में बंद रखा जाता, जो जरूरत होता है तो उसको उड़ा दिया जाता है। तो अगर कांग्रेस के राज में चलता था और भाजपा भी कर रही है तो कोई नई परंपरा तो नहीं है कि जिसके चलते हम सिर्फ भाजपा को दोषी बनाएं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये चर्चा गर्म इस बात की हो गई है बिहार में कि नीतीश फिर कुछ ऐसा दांव खेलने वाले हैं जिससे नरेंद्र मोदी को एक बड़ा झटका लग सकता है। यूं तो नीतीश दांव खेलने में बड़े माहिर हैं। जब उनको एक छोटा सा मौका मिलता है उसमें अगर वो छक्का मार दिए तो समझिए कि अच्छा बॉल था। उन्होंने नज़ाकत को समझा और फिर ऐसा गेम पलटा कि सामने वाले को भी समझ में नहीं आया कि हमने ये तो बॉल कुछ और ही डाला था। इस पर नीतीश कुमार ने छक्का कैसे डाल दिया। नीतीश कुमार और बिहार की राजनीति, देश भर की राजनीति प्रभावित है। नीतीश कुमार का नाम जैसे ही आता है कि नीतीश, पूरे देश भर में केंद्रित राजनीति बिहार की हो जाती है। नीतीश कुमार को लेकर एक बार फिर से अखिलेश यादव ने एक बयान जारी किया था। जेपी का जयंती था और अखिलेश यादव जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने पहुंचे थे और जेपी और नीतीश का जुड़ाव ऐसा है जैसे गुरु शिष्य का जुड़ाव रहता है हमेशा से। तो जैसे ही जेपी के जब विचार की बात आती है तो नीतीश कुमार के बारे में अखिलेश यादव कहते हैं कि नीतीश को तो गठबंधन तोड़ के आ जाना चाहिए था। अब क्या वाकई में कुछ ऐसी विषाद बिछ रही है? जैसा लग रहा है कि नीतीश कुमार, जैसे कहा जाता है बिहार में कि वक्त पर भतीजे चाचा बदल लेते हैं, चाचा ने इस बार भतीजा बदलना शुरू कर दिया है। क्या वाकई में नीतीश ने कुछ ऐसा दांव खेला है जिससे रातों रात गेम पलटने वाला है? चलिए चर्चा गर्म में इस बारे में चर्चा करेंगे। बाबा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबा, नीतीश के पास कौन सा ऐसा दांव है? इस बार कौन सा वो दांव खेलेंगे कि मोदी को झटका लगेगा, केंद्र में सरकार हिल जाएगी? कुछ ऐसा है क्या प्लान नीतीश का? देखिए, नीतीश कुमार का प्लान नहीं है, नीतीश कुमार के प्लान से। अच्छा, अंतर सिर्फ इतना ही है। चूंकि नीतीश कुमार ने एक 3 दशक से ज़्यादा लंबी अपनी राजनीतिक कैरियर में कई ऐसे मिसाल बनाए हैं, उदाहरण दिए हैं, और वो उदाहरण जो है वो आज के डेट में कालजयी हो गए हैं। जिसको आप देखते हो ना कि अनुसरण आदमी करता है, राम का अनुसरण करता है। कल ही हम लोगों ने दशहरा में रावण का दहन किया। तो रावण का दहन करने का मतलब था कि हम बुराइयों का दहन कर रहे हैं, न कि रावण रूपी व्यक्ति का दहन कर रहे हैं। व्यक्ति का दहन नहीं हो रहा है। व्यक्ति कभी नहीं मरता है, मरते उसके विचार हैं या उसके जीवित होते हैं उसके विचार। विचारों से सब कुछ संभव है। वैसे ही नीतीश कुमार ने जो एक राजनीतिक लकीर खींची है, उस लकीर के इर्द गिर्द पूरी राजनीति मूव करती है। इससे पहले आपने सुना होगा कि कभी जेपी आंदोलन में जेपी ने कुछ लकीर खींचे थी, उसका लोहिया की कुछ लकीर थी, गांधी जी ने कुछ लकीर खींचा था, कुछ आप देखिएगा कि नेहरू जी का लेकर लकीर था, उसके बाद आप सरदार पटेल का लकीर था, राजेंद्र बाबू का लकीर था। इन सभी के इर्द गिर्द इस देश की राजनीति घूमती है। लेकिन आप जानते हैं कि एक डिकेड के बाद बहुत कुछ बदलता है और उस जगह पर धीरे धीरे करके हम पहुंचना शुरू कर चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जैसे लोग जो हैं, अब आने वाले 10 सालों में 20 सालों के बाद फिर ये उदाहरण हो जाएंगे। जैसे जेपी उदाहरण हो गए, नीतीश उदाहरण हो जाएंगे, लालू उदाहरण हो जाएंगे। लालू का उदाहरण दिया जाता है, नीतीश का उदाहरण दिया जाता है, क्योंकि इन लोगों ने एक लंबे समय तक शासन किया है। 15 साल हो गए, मैंने 10 साल से ज़्यादा हो गए। तीसरी बार जीत करके नरेंद्र मोदी आए हैं। अब उदाहरण के रूप में नरेंद्र मोदी दिए जाते हैं।
नरेंद्र मोदी 2014 से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उदाहरण दिए जाते थे। गुजरात में उन्होंने कैसे सुनामी आया, उसके बाद से उन्होंने कैसे उस तूफान से फिर से रिकवर किया, गुजरात को नया जीवन दिया। इसके लिए कहीं ना कहीं बचाया नरेंद्र मोदी के अच्छे और बुरे पहलू, दोनों पहलुओं को देखा जाता है। अगर बुरे पहलुओं को नहीं देखा जाता तो नीतीश कुमार 2014 में अलग क्यों होते हैं? तो ये सारी परिस्थितियां जो हैं वो वर्तमान राजनीतिक लोग जो हैं, जो जिस तरह के फैसले ले रहे हैं, अब जैसे आपको सुनने को मिलेगा आने वाले 10 साल के बाद, जब आप लोग इस पर विश्लेषण कीजिएगा तो आप लोग विश्लेषण कीजिएगा कि धारा 370 किसने बदला? नरेंद्र मोदी ने बदला। नरेंद्र मोदी को उस समय अच्छा दिखाया जाएगा, बुरा दिखाया जाएगा, अलग अलग तरह की होगी। जैसे आपने राम और रावण की कहानी एक दिन पहले सुनी, तो ये सभी परिस्थितियां जो हैं आज इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि नीतीश कुमार एकदम इस देश की राजनीति में और बिहार की राजनीति में प्रासंगिक हो गए हैं। और खास करके 2024 में जो चुनाव परिणाम आए हैं वो बहुत ज़्यादा नीतीश कुमार पर डिपेंडेंट हो गए हैं। नीतीश कुमार को लेकर के आपको याद होगा कि कहा जा रहा था कि 5 सीट भी नहीं आएगा। नीतीश कुमार के पुराने शागिर्द कह लीजिए, उनके सलाहकार कह लीजिए, उनके उत्तराधिकारी कहे जाने वाले कह लीजिए, उनके रिवर्स राजनीति करने वाले के रूप में कह लीजिए, प्रशांत किशोर ने जो बातें कही थी वो नीतीश कुमार को शायद आंकने में उनकी भूल हो गई। और यही कारण है कि हम और संपादक नमन मिश्रा जी लगातार जब चर्चा करते हैं प्रशांत किशोर की, तो हम ये बात एक बार फिर से मजबूर हो जाते हैं कहने के लिए कि प्रशांत किशोर एक रणनीतिकार हैं जिनको मौका मिला। अब जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन जो पढ़ करके आप जाते हैं, अब वही आ जाए अगर परीक्षा में तो आप तो बिना कोई हरे फिटकरी के फर्स्ट डिवीजन हो जाइएगा, डिस्टिंक्शन हो जाइएगा। लेकिन अगर पूरे किताब में से जो आप पढ़ के गए हैं उसके अलावे सवाल आ जाए तो अब क्या होगा? आपका पसीना तो छूटने लगेगा। जब प्रशांत किशोर ने एक रणनीतिकार के रूप में काम किया तब उस पार्टी का या उस व्यक्ति का ग्राफ लेवल में था। आपने किया क्या कि उसको थोड़ा प्रचार करा दिया। अब जैसे देखिए, हम ही लोगों का है, हम लोग हंगामा नहीं करते हैं, हम लोग अपना काम करते हैं। बहुत सारे चैनल जो हैं वो अलग अलग तरह का स्वांग रचते हैं, विभिन्न तरह के लोगों से मिले, जाकर के उनको डराए भी, धमकाए भी। कुछ लोग तो वीडियो बना के सुनने में आया है, हम जानते तो नहीं, देखे भी नहीं, हम इस शब्द के फेरा में रहते भी नहीं है। आप लोग जानते हैं कि हम लोग किस तरह से सिखाते हैं। हमारे सीखे हुए बच्चे जब जाते हैं दूसरी जगह तो वो अलबला जाते हैं कि भाई ऐसे भी होता है क्या पत्रकारिता। कई लोग फोन करके बोलते हैं कि हमसे बहुत भारी मिस्टेक हो गया। अभी भी बहुत सारे चैनलों में हमारे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं अफसोस करते हैं हमारा साथ छूटने का, लेकिन हमारा तो जानते हैं कि अगर नहीं भी हमारे साथ है तब भी हमारा आशीर्वाद उन लोगों के साथ रहता है। तो हम उस तरह की बातें नहीं करते हैं, लेकिन वर्तमान राजनीति में इसी तरह की चीज़ों को आगे करके और लोगों को डरा धमका करके काम किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी कहा जाता है कि वो लोगों को डराती है, धमकाती है। तो क्या कांग्रेस नहीं किया करती थी क्या? वो भी तो ऐसे ही तोता कब कहा गया था? जब कांग्रेस शासन में थी, तब जो जांच एजेंसियां हैं, स्वायत्त एजेंसियां हैं, उनको तोता कहा गया था कि तोते की तरह पिंजरे में बंद रखा जाता, जो जरूरत होता है तो उसको उड़ा दिया जाता है। तो अगर कांग्रेस के राज में चलता था और भाजपा भी कर रही है तो कोई नई परंपरा तो नहीं है कि जिसके चलते हम सिर्फ भाजपा को दोषी बनाए। ये एक परंपरा चल रही थी, इसको अडॉप्ट किया। हालांकि बदली हुई राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी को जाना जाता है, लेकिन ये स्थितियां नहीं है। अब जो नीतीश कुमार का दाव है वो दाव हम आपको बताते हैं सिलसिलेवार ढंग से। नीतीश कुमार ने क्या किया? 1990 में नीतीश कुमार ने एक राजनीति की एक दाव चला, जिस दाव ने कांग्रेस को सत्ता से तो बाहर किया ही, बिहार में जो सत्ता चल रही थी समाजवादियों की, उसमें भी एक अलग समाजवादी जिसका परसेंटेज ज़्यादा था, जिसका पहुंच वोटिंग के दृष्टि से ज़्यादा था, जिसके पास वोट ज़्यादा था, उस लालू प्रसाद को उस ओबीसी समाज से चुन करके लाए। और नीतीश कुमार को ये इल्म हो गया था कि अब यहाँ से राजनीति बदलने वाली है, यहाँ से राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदला जाएगा। क्यों बदला जाएगा? तो एक सवर्णों का लॉबी जो था वो अब तक शासन करता आ रहा था, लेकिन संख्या किसकी ज़्यादा थी? ओबीसी की, कंबाइंड ओबीसी की मैं बात कर रहा हूँ, ओबीसी और ईबीसी। तब ओबीसी ही था। ऐसी स्थिति में 1990 में जब लालू प्रसाद को लाया गया, तब से नीतीश कुमार की राजनीति और उनके जो राजनीतिक टसन जो है, उनके तरीका जो है काम करने के, वो सामने नजर आए थे। और उन्होंने लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री बनवा दिया था और अपने सहयोगियों को जो उनके विरोध में खड़ा थे उनको भी बताया कि हम क्यों बना रहे हैं।
हम इसलिए बना रहे हैं कि ओबीसी का एक बार इस पर वर्चस्व हो जाए, और वर्चस्व होने के बाद जो सबसे बड़ा वोटर है, सबसे बड़ा वोट बैंक है, वो लालू प्रसाद को अंधभक्तों की तरफ भरोसा करता है, जो यादव समाज है। और सेकुलरिज्म की बात करके वो दूसरा भी काम कर सकते थे, जो आगे चल करके सेकुलरिज्म की बात आई। उस समय तक सेकुलरिज्म की बात नहीं थी, क्योंकि उस समय भी भाजपा भी थी साथ में ही, और ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करना है। अक्सर आपने देखा होगा कि एक राजवाड़ा जब खत्म होता है, दूसरा उस पर जब आधिपत्य जमाता है, तो उसको हराने के लिए और कई राजा तैयार हो जाते थे। पहले यही परंपरा चलती थी। तो लालू प्रसाद को बैठाया गया। लालू प्रसाद धीरे धीरे करके अपना जो प्रभाव जमाने लगे, और जब थोड़ा समझ में आ गया लालू प्रसाद को कि अब यही मौका है, इसको छोड़ना नहीं है, और जितना अगल बगल का घास फूस है सबको साफ करा देना है। उसमें नीतीश कुमार भी थे घास फूस में, वो भी साफ हो गया, तो उनको भी साफ करने की कोशिश की गई, लेकिन नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार न थे। जड़ पकड़ मजबूत हो गया था। नीतीश कुमार ने किया क्या कि बाउंस बैक कर गए। नीतीश कुमार ने 1994 में जब अपने आप को अलग किया, तो लौकुश समीकरण बना लिया। एक मौका मिला नीतीश कुमार को, लौकुश समीकरण का एक मीटिंग हो रहा था, उस मीटिंग में नीतीश कुमार गए और उन्हीं को नेता बना दिया गया। कारण था कि नीतीश कुमार पढ़े लिखे भी थे, और दोनों ही समाज के प्रति बेटी रोटी का रिश्ता बनाने में नीतीश कुमार की भूमिका बनी। पहले आपको शायद पता हो या नहीं हो, बहुत लोगों को ये बात पता है, और हमने पहले भी बताया है कि जब मीटिंग चल रही थी तो नीतीश कुमार लालू प्रसाद की बड़ाई करने के लिए गए थे, क्योंकि तब तक लालू प्रसाद इतने ज़्यादा प्रभावशाली हो गए थे कि वो अपना विरोध किसी से सुनते नहीं थे, और अगर कोई विरोध करता भी था तो उस पर एक्शन रिएक्शन होता था। अच्छा। तो नीतीश कुमार मंच से जब लालू प्रसाद के बारे में कहने लगे कुछ, तो हुड़ा उठने लगे। तब उनको आयोजक ने कहा, जिस आयोजक से मेरी बातचीत कभी कभी होते रहती है, आकर के कई बार वो आपके यहाँ चैनल में भी आकर के बातचीत करते रहे हैं, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप गलत धारा पर जा रहे हैं, यहाँ लालू के विरोध की ही राजनीति है। लालू के सत्ता के और उनके जिस तरह का वो व्यवहार कर रहे हैं, बाकी के लोगों को छोड़ करके सिर्फ यादवों को ही सब जगह वो बैठा रहे हैं, दैट मीन्स कि वो एक अलग तरह की राजनीति करना चाहते हैं, तो उसके विरोध में हमारा प्रदर्शन है ये। और तब नीतीश कुमार फिर से अपने धारा को बदले, और वहाँ से नीतीश कुमार एक नेता के रूप में, लौकुश के नेता के रूप में आए, और नीतीश कुमार ने उसके बाद ही ऐसे ऐसे टेबल ठोक करके कहा था कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री बनूंगा। मुख्यमंत्री तो बन गए, और वहाँ से उनकी राजनीति का एक बार फिर से धारा शुरू हुआ। यानी नीतीश कुमार ने जो दांव चला है, उस दांव को धीरे धीरे करके रास्ता, जिस कांग्रेस के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी का सहयोग लेकर के लालू प्रसाद को उन्होंने मुख्यमंत्री बनवाया था, उसी भारतीय जनता पार्टी का साथ लेकर के तब तक भारतीय जनता पार्टी पर कम्युनल ठप्पा लग चुका था। लेकिन फिर भी इस बात को नजरअंदाज करते हुए नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से 2005 में लालू प्रसाद की सत्ता को उखाड़ के फेंक दिया, और खुद सत्ता पर काबिज हो गए। आज उस रणनीति और उस दांव को भी लोग याद करते हैं। वो भी एक बड़ा तरीका है जिसको लेकर के लोग नीतीश कुमार के आइडिया को लेकर के और आगे की राजनीति करते हैं। नीतीश कुमार सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए किसी भी तरह का कोई समझौता कर लेते हैं, किसी भी तरह का कोई भी उनके लिए अछूत नहीं होता है। जिस लालू प्रसाद को अछूत समझ करके उन्होंने 2005 में सत्ता प्राप्त किया, उनको सत्ता तक टिकने नहीं दिया। 2010 में इतना हो गया कि लालू प्रसाद पूरा परिवार लेकर के दिल्ली शिफ्ट हो गए थे, डर के मारे। सार्वजनिक रूप से इस बात को कोई नहीं स्वीकार करेगा, लेकिन लालू प्रसाद जब 20 के आसपास आ गए विधानसभा में, उनकी संख्या हो गई। जो लालू प्रसाद 15 साल शासन करके आए थे, उस लालू प्रसाद को ये डर होने लगा नीतीश कुमार ने जिस तरह से 5 साल में काम किया, और जितने भी लोग थे उन सारे लोगों को आइडेंटिफाई कर करके उनका जमीन पर सरकारी कब्जा करवाना, उनके घर मकान पर स्कूल कॉलेज और ऑफिस खोलवा लेना। नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक बड़ा काम किया, अपराध पर उनका बेहतर नियंत्रण हुआ, और ऐसी स्थिति में लालू परिवार लेकर के दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। उसी कांग्रेस को बाहर करके नीतीश कुमार ने एक बार फिर से अपनी सत्ता स्थापित की बिहार में। ये भी एक उदाहरण के रूप में था, ये भी एक दांव था जिस दांव को नीतीश कुमार ने खेला, और वही नीतीश कुमार 2010 में फिर दांव चेंज किए। 2013 में नीतीश कुमार ने फिर उसी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके उसी लालू प्रसाद के समर्थन से फिर सत्ता में टिके रहे। जब आपको याद होगा कि नीतीश कुमार जब छोड़े थे 2013 में, तो उनके पास सरकार चुनाव के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन लालू प्रसाद ने कहा कि नहीं, आप सरकार चलाइए, हम बाहर से समर्थन करेंगे।
और 2015 में उसी लालू प्रसाद के साथ चुनाव लड़ते हैं, ये भी उनका एक दांव था जो उदाहरण के रूप में आने वाले समय में लोग देखेंगे कि सत्ता पर बने, कुर्सी पर बने रहने के लिए किस किस तरह के आप दांव आजमा सकते हैं। आप जानते भी हैं कि सियासत में, जंग में और प्रेम में कोई भी चीज गलत नहीं होता है, सब कुछ जायज माना जाता है। अब ऐसी स्थिति में जो वर्तमान परिस्थिति बनी है जी, उसमें आपने सवाल किया कि रातों रात कैसे पलट जाएगा, कैसे सब कुछ। पलट जाएगा, बिल्कुल। देखिए, रातों रात पलटने का हम उस दिन से ही बता रहे हैं। 4 जून को जब परिणाम आया था तब से हम लगातार बता रहे हैं कि यदि आपके पास, याद होगा आपको उदाहरण हम दिए थे जी, कि आप रेलवे का टिकट कटाने जाइए और आपके पास 1 रुपया कम है तो आपको टिकट नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि चलिए ना भाई 1 रुपया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, या वो काउंटर पर बैठा हुआ आदमी आप पर रहम कर देगा कि 1 रुपया दे देते हैं, चल ना कटा देते हैं टिकट। मैं इसी तरह की कोई फिल्म देख रहा था, जी, सिरफिरा या का ऐसे कुछ फिल्म है जो आजकल 2-3 दिन पहले आई है, अक्षय कुमार की फिल्म है, सिरफिरा नहीं है, सफर। सकीरा की करके ऐसे। नहीं, सफर या सिरफिरा ऐसे ही कुछ करके फिल्म आई है जिसमें वो दिखाया गया है जो अलग अलग एजेंसियां हैं हवाई जहाज की सेवा देने वाली, उसी को लेकर के है। तो पूरी कहानी अगर आप उसमें समझने आइएगा तो सीधे आपको नजर आएगा कि जब मौका मिले तो आप उस मौके को चूकिए मत। नीतीश कुमार भी वही है, उनके पास उस फिल्म का कहने का मतलब तात्पर्य सिर्फ इतना ही था, उसके पास 5,000 रुपये, उसके पिता की बहुत तबीयत खराब रहती है और जितने भी पैसेंजर हैं, एक से एक पैसेंजर है, आप समझ सकते हैं कि एलीट क्लास ही होगा जब वो हवाई जहाज से सफर तब करता था। जी, आज सबके लिए हवाई जहाज, डेक्कन के आने के बाद उसी डेक्कन को जिससे जुड़ा हुआ ही वो फिल्म है। तो 5,000 रुपया कोई देने के लिए तैयार नहीं होता है और अंततः उस बेचारे की मुलाकात अपने पिता से नहीं होती है, जीवित पिता से। तो 1 रुपया नहीं रहने के चलते यदि आपको टिकट नहीं मिलता है तो क्या 1 वोट से सरकार नहीं गिर सकती है? ये बातें कह करके ममता बनर्जी ने एक रास्ता दिखा दिया था, सबको याद दिला दिया था वो समय जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी। और यहाँ से एक सोच लोगों के मन में आ गया कि क्या नीतीश कुमार के साथ सत्ता परिवर्तन कराया जा सकता है क्या? तो एक बात आप रत्नेश बहुत गंभीरता से सोचिएगा कि अगर केंद्र की सत्ता परिवर्तित होगी तो बिना नीतीश कुमार के नहीं होगी। नहीं होगी, बिल्कुल। क्यों नहीं होगी? इसके भी तर्क हैं। चंद्रबाबू नायडू को, साउथ के किसी भी व्यक्ति को, या चंद्रबाबू नायडू को एक बार हो गया, बहुत हो गया, देवगौड़ा को मिल गया मौका। चंद्रबाबू नायडू को कोई भी प्रधानमंत्री मानने के लिए तैयार नहीं है और चंद्रबाबू नायडू फुल बहुमत की सरकार चला रहे हैं। उनको अगर कोई साथ दे या नहीं दे, पूर्ण बहुमत की उनकी सरकार है। जैसे 2014 में या 2019 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, कोई हिला डुला नहीं सकता था, उसी तरह वो अपने राज्य में सरताज हैं। तो वो अगर केंद्र की सत्ता में, अपने राज्य में रह करके अगर केंद्र की सत्ता में आना चाहें तो निश्चित रूप से वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं या किसी पद पर वो नहीं आते हैं और अपने राज्य में सरकार चला रहे हैं जो कि पूर्ण बहुमत की उनकी सरकार है, तो केंद्र की सरकार को समर्थन देकर के अगर बदली हुई सरकार है, जैसे आज नरेंद्र मोदी को मजबूर करते हैं, अपनी बातों को मनवाते हैं, उसी तरह से वो अगली सरकार का भी मनवा सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के पास खोने के लिए बहुत कुछ है, 12 सांसद हैं, पाने के लिए कुछ नहीं है। एक तो 12 सांसद उनके हाथ से निकल जाएंगे यदि वो सही समय पर सही फैसला नहीं लेते हैं तो। दूसरा, बिहार में जो सरकार है, इस सरकार को भी उलट पलट कर दिया जाएगा, यहाँ से भी उनके विधायक फरार हो सकते हैं। नीतीश कुमार कहेंगे कि चुनाव करा लीजिए और मोदी कहेंगे नहीं कराना है, लेकिन जिस दिन मोदी को मन कर देगा चुनाव कराने का, उस दिन आप कोई रोक सकता है क्या? उस दिन चुनाव हो जाएगा। ये सभी परिस्थितियां नीतीश के विपरीत हैं। तो क्या नीतीश कुमार को यह अधिकार नहीं है कि नीतीश कुमार कोई फैसला लेने का मौका मिलता है तो ले लें, तो ले लें? सवाल ये है कि मौका मिल रहा है उनको। बिल्कुल। अब इस बदली हुई परिस्थिति में आपको याद होगा रत्नेश, मैंने सबसे पहले ये बात कहा था जी, जो मुंबई में अंबानी के बेटा की शादी थी, आज उस दिन से आज तक का आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि मैंने तब कहा था कि अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव, इन दोनों को नियुक्त कराया गया है कि आप नीतीश कुमार को समझा बुझा करके और फिर से वापसी कराइए, कांग्रेस को यहाँ से साइड कर लीजिए। मतलब मेन फ्रेम से कांग्रेस को हटाया जा रहा है। बिल्कुल। कल ही जब मैं
संपादक नमन मिश्रा जी के साथ बातचीत कर रहा था, एक खबर मैं कर रहा था। उस खबर के दौरान मैंने भी कहा था और उन्होंने भी याद दिलाया मुझे कि आपने ये बात कही थी, वो बात अब धीरे धीरे नजर आ रही है, सत्यापित की तरफ सत्यापित हो रही है कि हाँ वास्तव में वहाँ कोई डील हुई थी। और इस डील का सबसे बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के पास 240 सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी को 72 पूरा करने के लिए, 272 पूरा करने के लिए 32 लोगों की जरूरत है। और ये 32 लोग अलग अलग कुनबे से आ रहे हैं, जिसमें जेडीयू के 12 हैं, 16 टीडीपी के हैं, 5 उसमें एलजेपीआर के हैं, 7 शिंदे के हैं। और आप समझिए महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है, शिंदे अधर में लटके हुए हैं कि उनके साथ क्या होगा। और ऐसी स्थिति में उनके पास भी खोने के लिए बहुत कुछ है। आज मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे हुए हैं, कल जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने प्रदर्शन किया है लोकसभा चुनाव में, उद्धव ठाकरे के पास भी देख लीजिए कि उनके पास भी 9 सीटें हैं, एनसीपी के पास 8 सीटें हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ कमजोर हुई है। अब आप एक और सवाल हमसे कर सकते हैं कि आपने हरियाणा में तो यही बात कहा था, हरियाणा में सारे जो समीकरण थे वो फेल हो गए। उसके पीछे कारण जानते हैं क्या है? उसके पीछे का कारण है कि इंडिया गठबंधन में एकरूपता नहीं थी और एनडीए गठबंधन में कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था। इंडिया गठबंधन चाहे तो एक साथ होकर के कई राज्यों के चुनाव जीत सकते, बिल्कुल, लेकिन ये संभव नहीं है। अब इसके नहीं संभव होने के पीछे संपादक नमन मिश्रा जी से जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बताया कि ये कांग्रेस का अति आत्मविश्वास है। कांग्रेस को हमेशा लगता है कि वो बाउंस बैक कर जाएगी, लेकिन कांग्रेस ऐसा करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस हमेशा क्षेत्रीय दलों से मात खाती रही है। मैंने कल भी एक खबर किया था रत्नेश, जिसमें हमने बताया था कि लगभग 67 के आसपास विधानसभा के चुनाव हुए हैं इन 11 सालों में। उन 67 में से 47 बार हारी है कांग्रेस। अच्छा, ये रिकॉर्ड है, 47 बार हारी है। दैट मीन्स कि कांग्रेस ऊपर नहीं आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में जो ममता बनर्जी ने कहा था कि हम सरकार गिरा सकते हैं, भाजपा को सत्ता से बेदखल कर सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए नानी, नीतीश और नायडू। तो नीतीश और नायडू जब तैयार हो जाते हैं तो दोनों मजबूत हो जाएंगे। इस सरकार में आप समझ लीजिए कि चूंकि कई लोगों की मिलकर के सरकार होगी, खिचड़िया सरकार होगी, तो खिचड़ी में कभी कभी आपके नीचे जब आधी उदी पड़ जाता है तो कभी कच्च से लगता है ना, ये सब तो होगा ही। लेकिन एक डर जो भारतीय जनता पार्टी का है कि भारतीय जनता पार्टी हमें समाप्त कर देगी, ये निकल जाएगा। और यही कारण है कि जो आंकड़े हमारे पास नजर आ रहे हैं उन आंकड़ों में 240 भारतीय जनता पार्टी है और जितने भी लोग उनके साथ हैं वो कोई स्वेच्छा से नहीं है, कोई इसलिए नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अरे बाप इतना बढ़िया काम कर रही है। अगर इतना बढ़िया काम करती तो चंद्रबाबू नायडू को क्या जरूरत है इंडिया से बाहर जाने का? नीतीश कुमार को कई बार काहे बाहर जाना पड़ा? ये मजबूरी का गठबंधन है, डर का गठबंधन है। और यहाँ आकर के ये दोनों डर में नहीं रहेंगे। यहाँ नीतीश कुमार डोमिनेट करेंगे और नीतीश कुमार को यदि प्रधानमंत्री का उनके जो जीवन का सपना है एक बार नरेंद्र मोदी के को हटा आकर के कुर्सी बैठना, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ये सभी परिस्थितियां बता रही हैं कि जो बना है वर्तमान स्थिति उसमें बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। और सबसे बड़ी बात बदलती जो दिखाई दे रही है वो ये कि नीतीश कुमार का जो फार्मूला है लोगों को सेट करता है। 2024 में जो बनाया था वो भी फार्मूला सेट कर गया, क्योंकि उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को 240 पर रोका जा सका है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और बंगाल को मिला करके 174 सीटों पे, हम आपको याद होगा कि उस समय भी हम कहते थे कि 174 सीटों पे यदि नीतीश कुमार मजबूत हो गए तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया जा सकता है। आज स्थिति वही है कि तीसरे नंबर की पार्टी हैं अखिलेश यादव और चौथे नंबर की पार्टी ममता बनर्जी हैं। नीतीश कुमार भी 12 सीट है। अब ये सब मिला जुला करके इतना तो हो ही जाता है ना कि नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से सत्ता से बेदखल करके नई स्थिति उत्पन्न की जा सके। और इसीलिए रातों रात गेम बदल सकता है। एक हल्का सा इशारा जरूर कर दिया है अखिलेश यादव ने। इस बार बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस को भी मुझे लगता है कि बिल्कुल कांग्रेस ही है। कांग्रेस को साइड कर देने का मतलब है, कांग्रेस को समझा देने का मतलब है कि आप में उतनी ताकत नहीं है कि आप मोदी से दो हाथ कर सके। हमारा साथ आपको जरूरी होगा। आप चुपचाप से देखिए और पहले
हटा तो लीजिए, उसके बाद जैसा होगा हम लोग आगे करते रहेंगे। चलिए देखिए, तो अखिलेश यादव ने दांव फंसा दिया है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि नरेंद्र मोदी इस छोटे से बयान को लेकर क्या सिक्योरिटी अलर्ट करते हैं। चर्चा क्रम में इतना ही, लेकिन आज सुबह से लगातार आपको खबरें मिलेंगी। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।